हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स क्लासेस। सो आज हम बात करेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। इस चैप्टर के और भी कुछ वीडियोस में बनाऊंगा, बट आज जो हम बात करेंगे वो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। एंड आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके कुछ प्रॉपर्टीज एंड द मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इन तीनों चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का कुछ हम जो डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल जो देखते हैं इन अवर सराउंडिंग्स में। जैसे कि आपका जो जेरोक्स मशीन या प्रिंटिंग मशीन है, जहाँ पे हम पेपर पे प्रिंट करते हैं या फिर आपका जो बैनर पे प्रिंट करते हैं, तो वहाँ पे जो इंक है वो स्टिक हो जाता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? या फिर हम जब पेंट को स्प्रे करते हैं तो वॉल पे, तो वो भी स्टिक हो जाता है। या फिर आपके घर का जो चिमनी है तो वहाँ पे भी जो पार्टिकल्स है वो स्टिक हो जाता है टू द वॉल्स। या फिर हम और भी कुछ जो एग्जांपल है आपका, जैसे कि जब हम कंघी को अपने बालों से ये करते हैं या फिर प्लास्टिक को, तो उसके सामने जब हम प्लास्टिक और कंघी के सामने अगर हम रगड़ने के बाद आप पीस ऑफ पेपर्स को, छोटे छोटे पेपर को अगर लाते हैं तो वो एक दूसरे को, वो पीस ऑफ पेपर को वो प्लास्टिक अट्रैक्ट कर लेता है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे क्या फिजिक्स है, तो ये जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से बना हुआ है। आवर यूनिवर्स इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज योर मैटर or particle, second is your radiation. यूनिवर्स जो है वो दो ही चीजों से बना है, मैटर और रेडिएशन। नाउ मैटर हैज सम प्रॉपर्टी, जैसे कि उसके पास मास, वॉल्यूम, मोमेंटम और भी मोमेंटम और भी कुछ होता है। ना रेडिएशन के पास भी क्या है? रेडिएशन के पास आपका वो कहाँ से आता है? वो वेव से आता है। ना इन दोनों के पास एक चीज जो कॉमन है वो है आपका एनर्जी। नेचर के पास, मैटर के पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है। ना अब हमने क्लास 11 में 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़ा था और एक चैप्टर में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। तो आप लोगों को पता ही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। जब भी दो बॉडी, इफ देयर इज टू बॉडी इन द यूनिवर्स विद सम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ इक्वल फोर्स। अगर मेरे पास दो बॉडी है m1 m2 and r is the distance, gravitational force is given by g m1 m2 by r square। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रॉपर्टी की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है? अगर मास होगा तभी अट्रैक्ट करेगा, मास नहीं होगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये जो मैटर का प्रॉपर्टी है, वो जो मास, उस वजह से आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा गया है। जब भी दो बॉडी हो उसके पास वो फोर्स होगा, और ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स। जब हमने अगर मेरे पास एक प्लास्टिक है और पीस ऑफ पेपर है, तो मैं अगर इनिशियली मैं दोनों को एक पास लाऊं तो वो अट्रैक्ट नहीं करता है। बट जैसे ही मैंने अपने सिल्क क्लॉथ पे या फिर अपने हेयर पे रब किया उसको, और वो पेपर के सामने जाऊं, पेपर के सामने उस प्लास्टिक या फिर कॉम्प को लेके जाऊं, तो वो क्या होता है, वो देखा गया कि वो अट्रैक्ट कर जाता है। पहले तो नहीं था, बट बाद में जैसे मैंने रब किया तो वहाँ पे वो अट्रैक्शन हो गया। या फिर जब मैं दो सेम मटेरियल को, जैसे कि दो बैलून को मैं अपने सिल्क क्लॉथ से मैं उसको रब कर दूं और दोनों को जब पास लाता हूं तो वो देखा है कि वो दोनों रिपेल करता है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है।
तो इसके पीछे पहले इनिशियली हो जाना चाहिए था क्योंकि दोनों के पास मास था, बट यहाँ पे देखा है आफ्टर रबिंग कुछ चीज उस पर आ जाता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है। तो यहाँ पे ही आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज आया। नाउ चार्ज जो है, चार्ज इज an intrinsic property of matter। मास की तरह ही चार्ज भी आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, विच कॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। आपका ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी फोर्स हो सकता है। सो ये था आपका चार्ज जो है वो भी मैटर या फिर पार्टिकल का ही एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स राइज होता है। नाउ अब हम बात करेंगे इसका ओरिजिन के बारे में। सो हम इसके हिस्ट्री में नहीं जाएंगे कि ये कब डिस्कवर हुआ, कब ये फर्स्ट किसी ने देखा, ये सब। तो हम डायरेक्टली जब हम जो हमारा सबसे जो हमारा एटम है, तो एटम के पास क्या होता है, एक आटोमस शेल होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है। तो प्रोटॉन जो है वो आपका रदरफोर्ड स्केटरिंग आपने पढ़ा होगा 11 में। तो प्रोटॉन जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है। सो यही आपका जो एटम है, एटम में ही हमें दो टाइप के चार्ज मिलते हैं। एक है आपका इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है। नाउ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहता है, जितने नंबर प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ही न्यूट्रॉन रहेंगे। नाउ कोई भी एटम, हमारा सारा एटम जो है वो स्टेबल एटम है। तो इट मीन्स अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, सपोज हाइड्रोजन है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन है। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली जो एटम जो है वो स्टेबल। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा और 3 प्रोटॉन होगा। सो ये है ना। तो हमारे पास अब चार्ज कितने टाइप का है, 2 टाइप का है। चार्ज जो है आपका टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज है हमारा 2 टाइप का, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को हम एक ही चीज से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन से ही। अगर मेरे पास सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इनिशियली इसके पास प्रोटॉन भी 10 है और इलेक्ट्रॉन भी 10 है। किसी तरह बाय रबिंग या फिर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया, तो इसके पास सपोज मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड किया, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास अब क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नेगेटिव मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास क्या हो जाएगा, 8। तो ये आपके पॉजिटिव जो
जो प्रोटॉन है वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 10 है और ये 8 है, तो इट मीन्स इस ये जो सब्सटेंस है इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 कम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये आपका डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इज दिस क्लियर? आई होप इतना तक आपको क्लियर होगा। सो अब हम बात करेंगे कि आपका जो चार्ज है, जैसे कि हमारा जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। सो इसका जो, अगर मेरे पास एक प्रोटॉन है या फिर एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो उसके पास चार्ज कितना है? तो ये आपका बेसिस ऑन चार्ज। तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, कूलम क्या है। आपका ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हम इसे नेगेटिव लिख देते हैं, और ये प्रोटॉन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव, और इसके पास 0 चार्ज। नाउ अगर मास की बात किया जाए तो ये आपका जो मास है ये आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इन टर्म्स ऑफ kg की बात की जाए, और चार्ज इन टर्म्स ऑफ कूलम। और इसका जो चार्ज है, इसका जो मास है वो आपका 1.67 इंटू 10⁻27 kg। हालांकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम है, बट हम इससे सेम ही लिख सकते हैं, थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा सा जस्ट फ्रैक्शन 27 kg। नाउ अगर हम रिलेटिव मास की बात करें, रिलेटिव मास मीन्स रिलेटिव, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन का मास 1 मानता हूं, इलेक्ट्रॉन का मास 1 मानता हूं, तो इसका मास जो है इलेक्ट्रॉन से कितना हैवी होगा? ये आपका 1836 या 7 आप लिख सकते हैं, इसको भी 1836, 1838 या 9 लिख सकते हैं, या फिर ओवरऑल जो हम लिखेंगे 1840, क्योंकि जो नंबर है वो हम इतना तक लिख सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। सो ये था आपका इलेक्ट्रॉन का, हमारे पास क्या क्या चार्ज होता है। नाउ अब जो हम बात करेंगे दैट इज चार्ज के बारे में। सो चार्ज का जो क्या क्या बेसिक चार्ज के SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम C जो हमने लिखा था C। आपका इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन जो है, आप हम जो डायमेंशन पढ़ेंगे हमने वो ये डिराइव यूनिट्स हैं। सो आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज गिव्स यू द करंट, या I इज इक्वल टू dQ/dt, ये आपने पढ़ा था। सो आपका जो चार्ज है, या फिर Q/T सिंपली लिख सकते हैं, तो चार्ज इज I इंटू T। चार्ज हमारा T का आपका T हो गया, और करंट का जो है वो A डायमेंशन वाइज। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज M0 L0 T1 A1, हम ये लिख सकते हैं। और एक है जो चार्ज का प्रॉपर्टी है वो इट इज ऑन स्केलर। ये आपका स्केलर क्वांटिटी, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं सिंपली। कोई भी अगर मेरे पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट चार्जेस हैं तो हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। ये हम इसके प्रॉपर्टीज।
चार्ज आपका देखिए जैसे कि अब रेस्ट पे भी हो सकता है और चार्ज जब आपका मोशन पे भी रह सकता है। तो चार्ज जब आपका रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन पे भी हो सकता है। तो जब हम चार्ज जब आपका रेस्ट पे रहेगा तो उसमें उस वक्त ये कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है और जब मोशन पे रहता है तो वो कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब रेस्ट पे रहेगा तो उस स्टडी को द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट इट्स सेड टू बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस जब चार्ज आपका रेस्ट पे रहता है तो उसको हम जब स्टडी करते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब चार्ज आपका मोशन पे रहता है तब हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे आपका रेस्ट पे जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, जैसे कि आपका जो मैंने जो एग्जांपल जो फर्स्ट दिया था वो सब के बारे में। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम जो पढ़ेंगे वो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर 3 है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, फिर आपका मैग्नेटिज्म, EMI, EMW, ये सब सारी चीज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ना इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स रेस्ट मतलब आपका वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ चार्जेस 0 रहता है। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी ऑफ चार्जेस 0, तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ही सिर्फ प्रोड्यूस होगा। जब आपका बॉडी रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा ना। आपका जो मोशन है, अब मोशन में भी आपका 2 टाइप का मोशन हो सकता है, एक विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। सो इसको भी अगर मैं 2 चीज में डिफाइन करूंगा तो व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट या फिर एक्सीलरेशन इज 0, या फिर हम यहाँ पे वेलोसिटी इज वेरिएबल या फिर एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो आता है वो हम जो चीज पढ़ते हैं, फेनोमेना जो पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म और बहुत सारी चीज। और यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, जो आपका वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब हम करते हैं ना। जब आपका रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और आपका जब मोशन पे रहेगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जब आपका ये वेरिएबल रहेगा वेलोसिटी, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है। सो ये आपका चार्ज का बेसिक्स था। अब हम जो पढ़ेंगे वो है आपका चार्ज का प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमने बोला था, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। It is a scalar quantity
या फिर हम बोल सकते हैं इट इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मीन्स अगर मेरे पास बहुत सारा चार्जेस है तो मैं उन सारे चार्ज को एक साथ सिंपली ऐड कर सकता हूँ, ना तो मुझे यहाँ पे वेक्टर की जरूरत है ना कुछ की, मैं सिंपली ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है आपका 2 कूलम, एक है आपका -8 कूलम, एक है 10 कूलम, एक है 6 कूलम, एक है -2 कूलम और एक है -3 कूलम। तो अगर मुझे टोटल चार्ज अगर फाइंड करना है तो टोटल चार्ज में क्या करूँगा, टोटल चार्ज सिंपली इन सारे चीज को ऐड करूँगा। 2 प्लस -8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस -3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, आपका 18 हो जाएगा और -11, तो ये आपका 7 कूलम टोटल हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ ए चार्ज। ना सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व। सो चार्ज इज कंजर्व मीन्स जो डेफिनेशन जो बोला जाता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। या फिर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, charge of a body is conserved. Now मान लेते हैं लाइक आई हैव ए बॉडी, यहाँ पे 3 बॉल है, सपोज ये 3 कूलम का है, ये -6 कूलम का है और ये 2 कूलम का है, और एक मान लेते हैं कि ये चलिए। सो इसको मैंने शेक किया कुछ, और आफ्टर सम पॉइंट ये आपका 8 कूलम हो गया, ये 7 कूलम हो गया, सपोज बॉडी 8 कूलम हो गया, ये 7 कूलम हो गया। ना ये जो थर्ड है इसके पास कितना चार्ज होगा, इसके पास कितना चार्ज होगा। ना अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंस चार्ज इज कंजर्व, जो बिफोर था वो आफ्टर भी उतना ही रहेगा, तो हमारे पास बिफोर में कितना है, 2 + 3 + 2 = 5, सो -1 कूलम चार्ज जो है हमारा इनिशियली है, तो फाइनल भी आपका -1 कूलम चार्ज ही रहना चाहिए। सो अगर मेरे पास ये कितना है, ये 8 + 7 = 15, सो अगर मुझे ये आपका -16 होगा तभी ये आपका -1 होगा, सो इट इज -16 कूलम। सो बिफोर एंड आफ्टर जो है वो आपका सेम होना चाहिए, तभी आपका चार्ज कंजर्व होगा। नेक्स्ट जो है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज जैसे यूनिट है, जैसे कि मैं आपका जो अभी सबसे कम जो रुपया है वो है आपका 1 रुपया। आपको क्या 50 पैसा में कुछ मिलेगा? अगर मैं कुछ लेने जाऊं तो उसका अगर प्राइस जो होता है 10 रुपया, 10 रुपीज़ 50 पैसा, तो क्या मैं वो 50 इधर आई हैव टू पे 11 रुपीज़ और आई हैव टू पे 10 रुपीज़। सो ये जो है जो बेसिक यूनिट है, आप हमारा जो पैसा का कितना हो गया 1। या फिर आप अगर दूध लेने जाते हो, पैकेट वाला दूध, तो आपको पैकेट वाला दूध लेना है तो आपकी मम्मी तो ये तो नहीं बोलेगी कि मुझे 2.5 पैकेट चाहिए, वो तो आपको देगा नहीं। या फिर बिस्किट आप लेने जाते हो तो आप पैकेट में लेते हो, ना कि खुदरा लेते हो। सो एक ही लेते हो, आपको लेना है तो एक ही पैकेट लोगे, या फिर 2 पैकेट लोगे, या फिर 5 लोगे, आप हाफ पैकेट नहीं ले सकते। सो
चार्ज जो है वो क्वांटाइज मीन्स वो आपको बेसिक यूनिट से आपको एक जो सबसे छोटा यूनिट है उसी से लेना पड़ेगा। सो हमारा जो सपोज जो सबसे छोटा यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही हम सब चार्ज को डिफाइन करेंगे। मीन्स आपका एक इलेक्ट्रॉन मीन्स वो आपका चार्ज हुआ, उससे आपको आधा इलेक्ट्रॉन आप नहीं कर सकते, या फिर 3/2 इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं कर सकते। सो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स का ये है। सो या फिर अगर हम इसको ये डेफिनेशन फॉर्म में लिखें तो ये इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और जो हमने बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज पकड़ा है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक। सो अगर मेरे पास चार्ज है, सपोज दिस इज योर चार्ज, सो Ne इज योर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और N जो है इट कैन बी +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। N आपका हाफ, N जो है हाफ 3/2 या फ्रैक्शन में आपका नहीं हो सकता है, ये आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को आधा भी नहीं कर सकते क्योंकि वही सबसे आपका छोटा है। सो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने अभी पढ़ा ही था, वो आपका इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये माइनस, अगर ये आपका प्रोटॉन हुआ तो इतना होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आपका इतना होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस बेसिस पे हम ये करेंगे। नाउ मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर का। फोर्थ जो प्रॉपर्टी जो हम लिखेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मीन्स आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज नहीं होता है। अगर आप चार्ज आपका इनिशियली जितना था, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चेंज करते हो तो वो आपका चेंज, मास आपका चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मास को मैं कुछ स्पीड से फेंको तो वो आपका वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आपका अगर ये मास है, ये आपका इनिशियल मास है, अगर मैं उसको फेंकता हूँ कुछ स्पीड v से तो इसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि m0√1 - v/v²/c², ये आपका मास है। बट अगर आपका चार्ज जो है रेस्ट पे जितना है, आपका मोशन पे भी उतना ही रहेगा। सो चार्ज आपका स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेस्ट पे भी जितना हो वो मोशन, बट मास आपका डिफरेंट होता है। रेस्ट पे आपका कम होता है, अगर मैं उसको ज़्यादा फेंकूँ तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ना प्रॉपर्टी नंबर 5, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। सो इसका मतलब क्या है कि आपका जो मास है वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, बट मास बिना चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, but mass can exist without charge.
जैसे कि कोई बॉडी हमारा न्यूट्रल होता है तो उसके पास तो मास है बट चार्ज नहीं है। कोई बॉडी हमारा न्यूट्रल है तो उसके पास तो मास तो है बट वो चार्ज नहीं ना। कोई बॉडी अगर मेरे पास पॉजिटिव बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, सपोज पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज, मैं चार्ज कर रहा हूँ इसको, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये मास डिक्रीज कर देगा, ये अपना मास डिक्रीज करेगा। अगर कोई बॉडी को मैं नेगेटिव चार्ज देता हूं तो ये मास इसका इंक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट जो 6 है इसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। मीन्स चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी से विदाउट, हम आपके पास 3 मेथड है जो हम फर्दर अभी डिफाइन करेंगे कि हम चार्ज कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमारे पास 3 टाइप का, हम नॉर्मली 3 टाइप के ही मेथड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है आपका बाय फ्रिक्शन। अगर मेरे पास 2 बॉडी है, अगर मैं उनको रब करता हूँ, जैसे कि हमने इस पे प्लास्टिक को अपने बालों पे रब किया, पेपर के सामने लेके गए, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका इधर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो दूसरे बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये कौन सा बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा बॉडी गेन करेगा। सो फ्रिक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय रबिंग। टू बॉडीज। जब हम 2 बॉडी को एक दूसरे के साथ ये करेंगे, वाई रुबिंग टू विथ वन अनदर, जब 2 बॉडी को हम एक दूसरे से रब करेंगे तो वहां पे आपका वो ट्रांसफर होगा। बट ये अब किस बॉडी से, अगर मेरे पास बॉडी ए है और बॉडी बी है, मैंने दोनों को रब किया, सपोज मैंने दोनों को रब कर दिया, अब किसमें आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा और किससे आपका, इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये किस चीज पे आपको डिपेंड करेगा। सो हमने आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा ये, बट हमें उसका एक थ्योरी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आपने पढ़ा था कि आपका कोई भी प्लेट, मेटलिक प्लेट से अगर आपका कुछ लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रिक्वेंसी अगर इस मेटलिक प्लेट पे पड़ता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होने के लिए जो फ्रिक्वेंसी जो पड़ता है उसके पास एक एनर्जी होती है। एनर्जी मीन्स वो एक वर्क करता है उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। सो जिस मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है, जितना अगर इसका वर्क फंक्शन कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर इसका वर्क फंक्शन कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो हम एक ये कर सकते हैं, electrons are transferred from lower
function of a body to higher work function जिस बॉडी के पास कम वर्क फंक्शन है वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाएगा। सो अगर मैं सपोज पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या क्या चीज को मैं रब करता हूं तो वहां से वो, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को अगर रब करता हूं तो किसका वर्क फंक्शन कम है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो यहाँ पे आपका जो ग्लास रॉड है उसका वर्क फंक्शन कम है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और सिल्क जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सिमिलरली अदर, जैसे कि अगर वुलन क्लोथ्स है तो वो आपका ये करेगा, और रबर जो है वो आपका रबर या फिर आपका प्लास्टिक वो आपका नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। फिर आपका ड्राई हेयर, हमारा जो हेयर है वो लूज करता है, और हमारा जो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। सो ये सारा चीज आपका इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो आपका इंडक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी हम इसे बोलते हैं। सो इस चीज में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, अगर उसके पास मैं सिमिलर टाइप का चार्जेस को लेके आऊँ, अगर ये सपोज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे से रिपेल करेगा। अगर मेरे पास ये पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज मैंने लाया तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेगा। सो ये आपका मेथड ऑफ इंडक्शन है। यहाँ पे विदाउट एनी फिजिकल टच हम दूसरे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि चार्ज करने का, सपोज मेरे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। सो ये दोनों बॉडी अभी आपका न्यूट्रल है। मुझे इसमें से किसी को पॉजिटिव बनाना है, किसी को एक को पॉजिटिव बनाना है, एक को नेगेटिव बनाना है। सो आई कैन डू इट। सो इसको कैसे करना है, अगर मैं सपोज यहाँ पे पॉजिटिव एक बॉडी लेके आता हूँ जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस ये आपका ए पे आपका नेगेटिव चार्ज है। सिंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है तो वो मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे मूव हो जाए, और प्रोटॉन जो है वो बी साइड पे चला जाए। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका अगर इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, तो ये आपका यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज ही रहेगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। फिर थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसको इस चीज को ही हटा देता हूँ। सो आपका ये ए बी हो गया और ये आपका नेगेटिव ही रह गया और ये आपका पॉजिटिव ही रह गया। सो दिस इज वन मेथड ऑफ चार्जिंग। सेकेंड मेथड में क्या होता है कि अगर मेरे पास ये आपका एक मेथड है, विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग ऑल्सो हम कोई बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक बॉडी है, ये इनिशियली आपका न्यूट्रल है, इनिशियली ये न्यूट्रल है। अगर इस बॉडी के पास मैं अगर पॉजिटिव चार्ज एक लेके जाता हूँ, पॉजिटिव चार्ज बॉडी में इसके पास आसपास रखता हूँ, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये हो जाएगा।
अब थर्ड जो स्टेप है वो क्या करेंगे, इसको हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे। ना बोला जाता है अर्थ, जो हमारा अर्थ है, इट इज एन ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समुद्र के जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन है, भरपूर मात्रा में उसके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये आपका यहाँ से ये यहाँ ऑफकोर्स जाएगा। सो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ अगर सपोज जाता है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये अब क्या होगा, ये सपोज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गया, इसको फुल कर लिया, तो आपके पास अब तो सिर्फ नेगेटिव ही चार्ज बचा ना, प्लस। तो फाइनली अगर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो ये आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गया। सो ये है आपका मेथड ऑफ इंडक्शन। नाउ ये आपका सेकेंड मेथड था। थर्ड मेथड जो है वो है बाय मेथड ऑफ कंडक्शन। थर्ड जो है वो आपका है कंडक्शन। नाउ इस मेथड में क्या करेंगे, हम बॉडी को, फर्स्ट मेथड में हम बाय रबिंग करते थे, सेकेंड मेथड में हम विदाउट एनी टच, इस मेथड में हम बॉडी को व्हेन द टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। ट्रांसफर ऑफ चार्ज व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट। तो इस मेथड में आपका जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तभी होगा। सो ये आपका किस चीज पे कहां से कहां ट्रांसफर होगा, अगर मेरे पास दो बॉडी है ए और बी है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो किस आपका ये कहां से कहां चार्ज ट्रांसफर होगा। सो जो चार्ज जो ट्रांसफर होगा डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। सो ये आपका डिपेंड करता है आपका दो बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, अगर नेगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल से हायर। सो पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल to lower potential, or negative charge moves from lower potential to higher potential. सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। सो यहाँ पे एक कंडक्टर हैज दिस मच 14.4 × 10⁻⁹ कूलम पॉजिटिव चार्ज, द कंडक्टर हैज 9, ये आपके ऑप्शंस हैं। सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो यहाँ पे गिवन क्या है, हम सॉल्यूशन जब करेंगे, सो मेरा मानना है जब भी आप सॉल्यूशन करो तो आप गिवन लिख लो कि आप पहले अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हो तो आंसर आप इजीली कर पाओगे। सो यहाँ पे चार्ज इज गिवन, दैट इज 14.4 × 10⁻⁹ कूलम। सो यहाँ पे पूछा क्या है, द कंडक्टर हैज दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स
आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो n इज योर क्वेश्चन। ना यहाँ पे हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया गया था लाइक चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट। सो यहाँ पे हमारा चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई हमें पता था, सो हमें n फाइंड करना है, सो इट इज Q बाय E। सो चार्ज आई नो एंड व्हाट इज E, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 14.4 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये और ये कैंसिल हो गया, 1.6 डिवाइडेड बाय 14.4 डिवाइडेड बाय दिस, सो n इज इक्वल टू 9। ना अब ये 9 है, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। ना इन क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, ए कंडक्टर हैज दिस मच पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने पढ़ा था। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ना मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ना ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन ए पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब विथ wool, a charge of this is developed. What is the amount of mass which is transferred to polythene? So अगर चार्ज इतना डेवलप्ड हुआ है तो उस पॉलीथीन पे आपका कितना मास इंक्रीज हुआ है। तो मास इंक्रीज होने के लिए हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का हमें ये पता होना पड़ेगा। यहाँ पे चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻7। सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें मास चाहिए, जो आपका मास कितना ट्रांसफर हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि कितना हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन्स हमें ट्रांसफर हुआ है, या फिर कितना चार्ज आपका कितना हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चार्ज हैज बीन ट्रांसफर। सो अगेन Q इज इक्वल टू एन ई, n इज इक्वल टू Q बाय E। सो हमारा ये -2 इंटू 10⁻⁻7 है। सो माइनस डेवलप हो रहा है तो इट मीन्स नेगेटिवली चार्ज ही जा रहा है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस गेट कैंसिल। ये आपका समवेयर अराउंड आएगा 1.25 इंटू 10⁻12। सो इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है। नाउ अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है तो अभी मास कितना ट्रांसफर होगा, तो जितना नंबर ऑफ इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है, अगर मैं इस मास को मल्टीप्लाई कर दूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो उतना ही मास ट्रांसफर होगा। तो मास ट्रांसफर इज n इंटू m e, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इतना नंबर ऑफ 1.25 इंटू 10⁻12। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा ही था, that is 9.1 into 10⁻31 G. So mass transfer is how much? It will come out to be around 11.35 into 10⁻⁻19 kg. So इतना मास आपका ट्रांसफर है। Now we will come to the third question. Now, your third question is from NCERT textbook. Now, a body gives out 10⁻9 electrons every second. How much time it required to get a total charge of 1 coulomb from it? अगर मेरे पास कोई एक बॉडी है, इससे आपका इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहा है एवरी सेकेंड में, तो यहाँ से अगर मैं मुझे 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर निकालना है तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज ये आपका इस क्वेश्चन का मतलब यही है। सो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। नाउ व्हाट इज द चार्ज गिवन इन 1 सेकेंड, चार्ज
given in 1 सेकेंड में कितना चार्ज गिवन है आपका, हमें पता है n इंटू ई। n तो इतना है 10⁻⁹ और e कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। सो दैट इज योर 1.6 into 10⁻10. So that is the charge given in 1 second. That is your this much coulomb. ये आपका चार्ज जो 1 सेकेंड में दिया गया। सो 1 सेकेंड में इतना चार्ज दिया गया ना, सो हम लिख सकते हैं टाइम गिवन टू गिव 1 -10 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इतना चार्ज लेने के लिए मुझे 1 सेकेंड लगा, तो 1 कूलम चार्ज के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए होगा। सो टाइम रिक्वायर्ड टू गिव 1 कूलम इज 1 seconds divided by 1.6 into 10⁻⁻10। ये आपका सिंपल आंसर। और हम इसको लिख सकते हैं 10⁻10 सेकेंड्स 1.6। अगर आप फर्दर इसको डिवाइड करोगे, ये सेकेंड्स में है, अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो आपका ये आएगा 1.6 और ये 365 days into 24 hours into 60 into 60. Finally, this will come out to be 198.15 years. So, अगर मेरे पास इतना इलेक्ट्रॉन्स आता है तो इतना साल चाहिए होगा मुझे आपको 1 कूलम चार्ज। आज के लिए इतना ही। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्स लॉ और उसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।